हाँ, मुझे इरफान उल्लाह खां कहते हैं। मैं कन्वेनर हूँ दिल्ली स्टेट पार्टीशन कमेटी, और उसी की ये मीटिंग है, मुशावरती मीटिंग हमने रखी थी यूसीसी को लेकर। अस्सलामु अलैकुम, मैं ज़मीर अहमद अंसारी और आप देख रहे हैं जेड न्यूज़ फॉर यू। अर्ज़ यह है कि आपने अपने चैनल जेड न्यूज़ फॉर यू को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और साथ में दिए हुए बेल आइकन को भी दबाएं, जिससे हमारी आने वाली सभी वीडियोस के नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सकें। समान नागरिक संहिता यूनिफॉर्म सिविल कोड यूसीसी पर जनता की राय जानने के लिए भारत के विधि आयोग के फैसले से उत्पन्न स्थिति से निपटने की रणनीति तैयार करने के लिए दिल्ली स्टेट कोऑर्डिनेशन कमेटी ने दिल्ली स्तर पर एक महत्वपूर्ण बैठक का आयोजन दिनांक 6 जुलाई 2023 गुरुवार को कम्युनिटी भवन, बड़ा मैदान फाटक, तेलीवालान, तुर्कमान गेट, दिल्ली 6 में किया, जिसमें जनाब रशीद अहमद खान साहब सेक्रेटरी डीएससीसी ने जनाब इरफान उल्लाह खान साहब को मीटिंग की अध्यक्षता करने के लिए आमंत्रित किया। जनाब इरफान उल्लाह खान साहब ने मीटिंग के विषय भारत के 22वें विधि आयोग की प्रक्रिया में समान नागरिक संहिता यूसीसी के मुद्दे पर धार्मिक संगठनों और जनता के विचार मांगे गए, इससे अवगत कराया और डीएससीसी की जानिब से जो जवाब भारत के विधि आयोग लॉ कमीशन ऑफ इंडिया को दिया जा रहा है उससे भी अवगत कराया। उन्होंने जवाब को जो इंग्लिश में था उसका तर्जुमा करके बताया, जो इस प्रकार है। आदरणीय महोदय, ये भारत की विधि आयोग द्वारा समान नागरिक संहिता के मुद्दे पर जनता के विचार मांगने के 14 जून 2023 के सार्वजनिक नोटिस के जवाब में है। हम दिल्ली राज्य समन्वय समिति से जुड़े नागरिक समाज के सदस्य भारत के विधि आयोग को निम्नलिखित विचार प्रस्तुत कर रहे हैं। पहला, समान नागरिक संहिता को समाज के किसी भी वर्ग, समुदाय, धार्मिक अल्पसंख्यकों और जनजातियों पर मनमाने ढंग से लागू नहीं किया जा सकता है, जबकि वे इससे सहमत नहीं हैं। दूसरा, हमारे देश में विभिन्न समुदाय के लिए विभिन्न कानून और उप कानून, विशेषकर व्यक्तिगत कानून हैं। धर्म, भारत विभिन्न सांस्कृतिक रीति रिवाजों और परंपराओं का घर रहा है और इसमें कई धर्मों के अनुयायियों का आश्रय दिया है, जो अपने व्यक्तिगत कानूनों के अनुसार अपना सामाजिक जीवन संचालित कर रहे हैं। तीसरा, देश के सभी धर्मों को अपने धर्म का पालन करने का अधिकार और स्वतंत्रता होगी और भारत एक ऐसा देश है जहां विभिन्न धर्मों, जातियों, नस्लों और जनजातियों के लोग हर किसी के पास अपनी विशिष्टताएं हैं। व्यक्तिगत कानून, सिखों का अपना निजी कानून है जो उनका धर्म से लिया गया है। ईसाई उनका अनुसरण करते हैं। पर्सनल लॉ, हिंदू समाज भी अलग अलग रीति रिवाजों और प्रथाओं का पालन करते हैं। आदिवासियों और जनजातियों में भी यही है। अलग अलग संस्कृतियां और परंपराएं हैं और मुसलमानों का अपना निजी कानून है। चौथा, भारत के कानून आयोग ने वर्ष 2016 और 18 में एक समान अभ्यास आयोजित किया था और भारत की विविधता बहुलवाद के समान की बुनियादी सिद्धांत पर लंबी चर्चा के बाद एक परामर्श पत्र जारी किया था, जिसमें पाया गया था कि समान नागरिक संहिता यूसीसी ना तो आवश्यक और ना ही वांछनीय है। ऐसे में बड़ा सवाल ये उठता है कि भारत का विधि आयोग फिर से वही कवायद क्यों कर रहा है। दूसरी ओर ये भारत के संविधान द्वारा प्रदत्त नागरिकों के मौलिक अधिकारों के भी विरुद्ध है। पांचवा, विविधता और बहुलवाद देश की ताकत है और धार्मिकों के बीच ये सह अस्तित्व के नेतृत्व भी करता है। समूह देश के लोग अपनी मान्यताओं से प्यार करते हैं और अपनी सामाजिक और सांस्कृतिक प्रथाओं से खुश हैं। हमें उम्मीद है कि भारत का विधि आयोग पिछले विधि आयोग के निर्णय का पालन करेगा और देश के लोगों की विविधता, बहुलवाद और मौलिक अधिकारों को बचाएगा। मंच पर मुख्य रूप से शफी दहलवी, फजलुर रहमान कुरैशी, अलीमुद्दीन असदी, गफ्फार खां इंजीनियर, यामीन अब्बासी उपस्थित थे। इनके अलावा भी मुख्तलिफ इलाकों से जिन मेहमानों ने शिरकत की उनमें अबरार अहमद मक्की, जामिया नगर ओखला, अलीना जुल्फिकार, आस मोहम्मद कुरैशी, मोहम्मद अनीस खान, मसरूर हुसैन, मोहम्मद मुख्तार, मोहम्मद आबिद अली, मोहम्मद हामिद, हाफिज इकबाल हुसैन, उमर फारूक, डॉक्टर SM अली, मोहम्मद जावेद खान, मोहम्मद जुनैद खान, इस्लामुद्दीन नदीम, डॉक्टर अनवरुल इस्लाम, रियाजुद्दीन सैफी, मोहम्मद शुएब सैफी, डॉक्टर मोहम्मद नफीस कुरैशी बल्ली मारान, सईद मुदब्बिर, मुबशिर कुरैश नगर, मोहम्मद इकबाल अली मुस्तफ़ाबाद, मोहम्मद इकरार अली मुस्तफ़ाबाद, अहमद सऊद मुस्तफ़ाबाद, अजी यामीन मुस्तफ़ाबाद, सिराजुद्दीन मुस्तफ़ाबाद, दुल्ला खान
संगम विहार, महबूब सलमानी संगम विहार, अकील हुसैन तुगलकाबाद, कारी अब्दुल समी मीर विहार, लतीफ किरमानी राष्ट्रीय सहारा विश्वास एडिटर, कमर अली इदरीसी तुगलकाबाद, सिकंदर सुल्तान सीमापुरी, मोहम्मद इकरार अली मुस्तफाबाद, मंसूर अहमद ओखला, हाजी सलीम जैतपुर, मोहम्मद अजीम ओखला, कमाल अहमद जाकिर नगर, बलीग नोमानी ओखला, हामिदुल्लाह चितलीगवर, जुनैद खान अजमेरी गेट, मोहम्मद नदीम तुर्कमान गेट, मकसूद मलिक तफसीरुद्दीन मलकागंज, अब्दुल माजिद शुभम और दीगर साहिबान भी इस मजलिस में उपस्थित थे। के अंदर हाजी इशराक एक्स एमएलए सिलमपुर के यहाँ हुई थी, जिसमें ये तय पाया गया था कि ये जो एक सा सिविल कोड की बात चल रही है पूरे मुल्क के अंदर, और लॉ कमीशन ने जो इस पे मुख्तलिफ इदारों से, मुख्तलिफ तंजीमों से, मुख्तलिफ पार्टियों से और मुख्तलिफ लोगों से एक राय मांगी है, उस राय के लिए दिल्ली कोऑर्डिनेशन कमेटी जो है उसने भी एक कमेटी का गठन किया था, जो कि उस कमेटी ने 6 लोग तो उस कमेटी ने जो ब्रीफिंग कराई, जो अपने जो है विकास प्रोग्राम में जो है अपने मुद्दे रखे, मैं आज उसी के सिलसिले में ये मीटिंग जो है बुलाई गई है। तो इस मीटिंग के लिए मैं सबसे पहले मोहतरम जनाब इरफानुल्लाह खान साहब से कहूंगा कि वो पिछली मीटिंग और ये जो आज मीटिंग हो रही है इसके ताल्लुक से चंद बातें करें। सबसे पहले मामला बहुत लेट मीटिंग शुरू हो रही है और सभी मालूम है जैसा मौसम हुआ दिनों भी बता दिया, हमारा लूंगा शफीक देवी साहब को, मधुर रहमान साहब को, बशीर साहब को और उनके साथियों को जो उन्होंने इस मीटिंग यहाँ किया और पूरा सरकार से हम लोग कहते हैं वक्त कम है, 15 तारीख लास्ट डेट है। मैं लॉ कमीशन में जो राय मांगी है उन्होंने 15 है, तो लिहाजा ये तो बिल्कुल कुर्बानी अंदाज में होगा ऐसा, और लिहाजा उसके लिए मानकर सभी को मालूम है यूनिफॉर्म जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल में जिसका जिक्र है, और डायरेक्टिव प्रिंसिपल जब बने जब कॉन्स्टिट्यूशन बन रहा है, जब मुल्क आजाद हुआ तो आजाद होने के बाद कॉन्स्टिट्यूशन बना, दस्तूर बना हमारा, और दस्तूर के साथ साथ ये कहा गया कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल भी होंगे स्टेट के। डायरेक्टिव प्रिंसिपल क्या है? वो रहनुमा उसूल है, तो कुछ सख्ती नहीं की उन पे, एक कॉन्स्टिट्यूशन है इससे मुल्क चलेगा, लेकिन आहिस्ता 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 मुल्क के अंदर ये लागत अनुमान हो जाए और लोगों की राय आ जाए, तो लोगों की राय से कुछ कवानीन ऐसे बनने चाहिए तो रोजमर्रा की जिंदगी से ताल्लुक करते हैं या जो इकोनॉमी है उससे ताल्लुक करते हैं, तकरीबन वो सब तैयार हुए। तो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स में लोग ये समझते हैं कि यूनिफॉर्म सिविल कोड ऑफ काउंस लेटर है बस, और मुझको यही बताया गया आजादी के पास जब से मुल्क आजाद हुआ, ये बताया गया कि सिर्फ यही है, जबकि ये 15-16 है, तकरीबन 15-16 डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स हैं जो रहनुमा उसूल है कॉन्स्टिट्यूशन में, वो 15-16 दिए गए, और उसमें सबसे ज्यादा अहम जो था वो ये था कि शराब पर मुकम्मल पाबंदी होगी। तो गांधी जी का मूवमेंट ही ये था, गांधी जी का मूवमेंट ये था कि ड्राई एरिया होना चाहिए, शराब से पाक होना चाहिए, वो तो हुआ नहीं आज तक, उसको कोई जिक्र नहीं करता। दूसरा जो बहुत अहम उस पर उसूल था वो ये था कि कंसंट्रेशन ऑफ वेल्थ, चंद लोगों के हाथ में, मुट्ठीभर लोगों के हाथ में पूरा धन ना आ जाए, पूरे मुल्क का पूरा असासा कुछ लोगों के पास ना पहुंच जाए, जो आज पहुंच गया। गुर्बत कितने बड़े पैमाने पर है, जो बिलो पॉवर्टी लाइन है EWS में कितने बड़े पैमाने पर लोग हैं, करोड़ों की तादाद में, उस तरफ कोई तवज्जो नहीं।
तवज्जो किस चीज पे होती है? यूनिफॉर्म सिविल कोड पर, कि ये बन जाए सब समान कानून बन जाए सबके लिए, या काउ स्लॉटर पे होता है मामला, हम उसे भी बर्दाश्त करने को तैयार है, मानते हैं कि ठीक है, जब आप रहनुमा उसूल है उसमें सब चीजें अगर आप न्याय संस्कार तो उसमें ये भी आ जाएगा। लेकिन इसके आने का जो तरीक़ाकार होगा वो ये दिया हुआ है डायरेक्टिव प्रिंसिपल में कि इसकी कोशिश करनी चाहिए कम्युनिटीज के बीच में। अब हिंदुस्तान इतना बड़ा मुल्क है, इतने मज़ाहिब हैं, इतने धर्म हैं, इतने कस्टम्स हैं, इतनी ट्रेडिशंस हैं, उसूल हैं, हर जगह अलग अलग तरीके में है, तो उसमें जब पूरे हिंदुस्तान से कोई राय ना आ जाए, इतना बड़ा फैसला नहीं लिया जा सकता। कि उस वक्त जब कॉम्पिटिशन करना था उस वक्त लोगों ने सोचा था कि ये आसान नहीं है। आपको ताज्जुब होगा, ये जानना चाहिए हमें सबको कि उसके बाद 1951-52 में जब हिंदू कोड बिल आया, सबसे पहले कोशिश की गई कि हिंदू कोड बिल आ जाए, इसमें कुछ रिफॉर्म्स आ जाए, इसमें इस्लाहात हो जाए। उन इस्लाहात को तैयार किया नेहरू जी के जमाने में जब वो प्राइम मिनिस्टर थे। उन इस्लाहात का सबसे ज्यादा मुखालफत जो वो हिंदू तंजीमों में थी, उसे माना नहीं, मुस्तरद कर दिया कि हम नहीं मानते, हम किसी चीज को नहीं मानते। उसमें हिंदू महासभा सबसे आगे थी और उसके अलावा जितनी राइट थी वो भी सब उसके खिलाफ थी। आपको ताज्जुब हुआ ये जानकर जिस वक्त के जो सदर जमहूरिया थे राजेंद्र प्रसाद साहब, उन्होंने ये कहा कि अगर मेरे सामने ये बिल पास हो गया या मैं सिग्नेचर नहीं करूंगा, अंदाजा लगे, उन्होंने कहा मैं सिग्नेचर नहीं करूंगा। और इसी में बाबा साहब अम्बेडकर का इस्तीफा भी हुआ। उसके बाद 51 में जो चीज आई थी वो 56 में जाकर फिर हिंदू कोड में बना, 5-6 साल रहा और राय हमारी की गई और उसे बहुत डाइल्यूट किया गया। जो असल शक्ल में था उसको डाइल्यूट किया गया। हम उसके खिलाफ नहीं है, लेकिन तारीख ये बताती है, इतिहास ये बताता है कि इस मुल्क में इतने मज़ाहिब हैं, इतने कस्टम्स हैं, इतने इलाके हैं, तो वहां पर इस तरह की चीज को नाफिज करके आप ना बजाय क्यों पैदा करना? ये सबसे बड़ा सवाल है, आज भी है। और इसी को सामने रखते हुए 2016 और 2018 में जो कमीशन बना था, यही जो आज कमीशन है, उसी कमीशन की सदारत कर रहे चौहान, उन्होंने यह ऑब्जर्वेशन किया है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड ना तो डिजायरेबल है, ना तो जरूरत है इसकी, और ना ये फिजिकल है, प्रैक्टिकल नहीं, संभव नहीं। तो हम आज जो बैठे हैं, हम तो उसी को कहते हैं कि जो कमीशन ने कहा था, लॉ कमीशन ने 2018 और 2020 में, ये फिजिकल नहीं है, ये प्रैक्टिकल नहीं है और इसकी जरूरत है। तो आज तो हम यहाँ बैठे हैं, जो हम लोग यहाँ बैठे हैं, यही सोचने के लिए बैठे हैं कि 2018 में इस कमीशन ने ये कह दिया, और यही जो आज हो रहा है एक्सरसाइज, सबकी राय मांगी जा रही है और कमीशन बैठा है और करोड़ों अरबों रुपया खर्च किया जा रहा है, तो 2018 में हो चुका। उसके बाद अब जरूरत क्यों पड़ी? ये लम्हे फिक्रिया है और ये सवालिया निशान है स्कूल के साथ कि जब इलेक्शन आता है जब ये सब चीजें छोड़े जाते। तो हमारे लिए क्या नाजुक मामला है? तो ये कि इलेक्शन 2024 का हमारे सामने इस मुल्क का है, जो मुल्क की तब्दील को फैसला करने का बहुत अहम इलेक्शन है। मामूली इलेक्शन नहीं आएगा 2024 में, जो आएगा तो हालात गुजरे हैं 10 साल में और 12 साल में, और 2024 का जो इलेक्शन होगा वो बहुत चीजें तय कर देगा आने के लिए इस मुल्क की तब्दील को क्या फैसला कर देगा कि इस मुल्क को किस सिमत ले जाना है, किस सिमत जाएगा। तो हमारे लिए वो भी मसला है और उस पर भी हमें संजीदगी से गौर करना है कि 2024 का इलेक्शन सामने है। इसीलिए यूनिफॉर्म सिविल कोड का ये 1 साल 2 साल पहले ये शोषा छोड़ा गया है। तो लिहाजा हमें बहुत ही बैलेंस अंदाज में, बहुत ही रेशनल अंदाज में, मुस्बत अंदाज में इस मसले पर अपनी राय रखनी चाहिए। जामिया नगर दिल्ली स्टेट कोऑर्डिनेशन कमेटी एक अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन है दिल्ली की, उसमें सभी जमातों के लोग हैं, पार्टियों के लोग हैं। ये पॉलिटिकल पार्टी की कोई कमेटी नहीं है, इसमें मुख्तलिफ पार्टियों के लोग हैं, सियासी पार्टी, मुख्तलिफ समाजी तंजीमों के, NGOs के, मिल्ली जमातें जो हमारी हैं, उन सब के लोग हैं, हर मसलक के लोग हैं, और सब बैठ के तय करते हैं कि फिर दिल्ली के लेवल पर भी कम अज कम हमारी कोई इज्तिमाई कुव्वत नजर आए, हमारा गौर फिक्र भी मुश्तरक हो और हमारा लाए अमल भी मुश्तरक, उसके लिए जाने
दिल्ली स्टेट कोऑर्डिनेशन कमेटी काम करती है और कर रही है, और अपनी जिम्मेदारी को समझ के हम जो साथी हैं, जो इसकी कोर कमेटी उसने तय किया कि हम मीटिंग्स करके लोगों को बताएं, अवेयर करें और इसकी अहमियत को भी बताएं और इसकी नजाकत को भी बताएं। हमारा मकसद कोई एजुकेशन करना नहीं, कोई प्रोटेस्ट करना नहीं है, वो हम करना भी नहीं चाहते, ये खबर भी नहीं है। अभी तो मुसविदा भी सामने नहीं है। अगर उनकी नीयत साफ होती है, जो लोग करना चाहते हैं, हुकूमत वक्त जो भी हुकूमत रही हो, वो मुसविदा तो लाए मुल्क के सामने। 75 साल में आज तक मुसविदा कहीं नहीं है, ब्लूप्रिंट कहीं नहीं है कि कैसा होगा यूनिफॉर्म सिविल कोड। नॉर्थ ईस्ट में लोग क्या कह रहे हैं? नॉर्थ ईस्ट में कह रहे हैं कि हम आग लगा देंगे, जो कानून बनाएंगे उन्हें एमएलए से, ये कह रहे हैं। तीन उसका मुख्यमंत्री कह रहा है, मेघालय का मुख्यमंत्री कह रहा है कि हम नहीं मानते, जबकि पीछे की सरकार है, मिली सरकार है वहां पर। नागालैंड कह रहा है, बाकी जगह से ये बात होगी, उसको उपेक्षा तमिलनाडु वगैरह से यहाँ भी उठेगी। तो लिहाजा एक ये किसी कम्युनिटी का नहीं, किसी एक मजहब का, किसी एक धर्म का नहीं, ये नेशनल इशू है, ये कौमी मामला है। इस कौमी मामले में हमारी राय की अहमियत रखती है, इसकी हम बैठे हैं। हम जो अपनी राय देंगे वो कोई अलग थलग राय नहीं है, बल्कि जो मुल्क की बेहतरी के लिए है, जो मुल्क के मफाद के लिए है, वही राय देने के लिए हम लोग कोशिश कर रहे हैं। मिली जमातों ने अपनी तरफ से कोशिश की है, उनके परफॉर्मा भी आया है, जिसको घर के लोग भेज रहे हैं, और हम लोग भी कोशिश कर रहे हैं कि दिल्ली स्टेट कोऑर्डिनेशन कमेटी भी इसमें अपनी पहल करके लॉ कमीशन को भी लेकर भेजे और अपनी राय भी दे, अपनी राय भी दे। इसी के आज बैठे हैं, और इंशाअल्लाह ताला मेरी हम लोगों की पूरी कोशिश ये रहेगी कि यहाँ से मैसेज अच्छा जाना चाहिए। एक तो ये कि ये मुसलमानों का सिर्फ इशू नहीं, सद में कौन आएगा कौन नहीं सब जानते हैं, वो सब जानते हैं किसको जद में लाना है, किसे निशाना बनाया जा रहा है, सब जानते हैं। लेकिन सब जानने के बावजूद भी हम ये समझते हैं कि सब्र का दामन हम नहीं छोड़ना चाहते, हम इस्तिक़लाल का दामन नहीं छोड़ना चाहते, और ये वक्त गवाह रहेगा कि जो जुल्म करेगा उसका जुल्म पलटने नहीं पाएगा, पूरी मेहनत में तारीफ गवाह। इसलिए वो लोग मुसलमान एक चीज है, लेकिन जो वक्त आया है इसमें हम संजीदगी से लॉ कमीशन से रिव्यू करें और लॉ कमीशन से हम मुतालबा भी करें कि आपने जो राय मांगी है, इस राय को स्मूथ तरीके से करवाने के लिए आप हुकूमतों को डायरेक्ट भी करें, ताकि एडमिनिस्ट्रेशन को डायरेक्ट करें, ताकि हमें रोज रोज अपने दिनों बदल देना पड़े कि आज हम क्या कर रहे हैं, कल हम बात करेंगे आपकी वजह से। आप जब लॉ कमीशन ने एक फैसला किया है और लॉ कमीशन ने एक राय मांगी है, तो राय आवाम देगी, और जो तंजीमें हैं वो मीटिंग भी करेंगी। अगर मीटिंग भी कैसे होगा? अगर आप उस मीटिंग को रोकना चाहेंगे, इसका मतलब है आपकी नीयत में दूर है, आप उसकी डेमोक्रेटिक राय नहीं मानना चाहते। आप चाहते हैं कि एक तरफा राय आनी चाहिए पूरे मुल्क के अंदर, एक तरफा नहीं हो सकती इस मुल्क के अंदर। हर आदमी को हक है डेमोक्रेसी में, जैसे वोट का हक है ऐसी राय का हक है कि हम अपनी राय दें, क्योंकि इस पर मुल्क के मुस्तकबिल का सवाल है। आप जो कानून बनाएंगे मुल्क के मुस्तकबिल का सवाल होगा। कल को अगर खुदा न खास्ते कोई बात होती है, नॉर्थ ईस्ट में अगर होती है, तो क्या मुल्क की अच्छी इमेज बनेगी? आज मणिपुर में जो कुछ हो रहा है उससे अच्छी इमेज बनेगी दुनिया में मुल्क की। तो लिहाजा हम मुल्क की सालियत, मुल्क के पूरे इसकी यूनिटी है और सामने रखकर अपनी बात कह रहे हैं। ये कोई कमजोर बात नहीं है। अभी मोहम्मद भागवत साहब ने कहा है, बहुत अच्छा बयान आया उनका, वेलकम बयान है, कि अगर हम हिंदुओं को जोड़ते हैं उनके मसाइल पर, तो वो कमजोर बात नहीं है, वो कोई सांप्रदायिक बात नहीं है, वो मुसलमानों के ईसाइयों के खिलाफ नहीं है। इसीलिए हम भी बैठ सकते हैं, हमारी बात भी कोई हिंदुओं के खिलाफ नहीं है, किसी कम्युनिटी के खिलाफ नहीं है। हम तो अपनी फलाह और महफूज के लिए इस मुल्क की साथियत के लिए बैठे हैं और उसी पर फैसला करेंगे। मैं समझता हूँ बात लंबी हो गई, लेकिन बस यही है कि इसमें कुछ जज्बात से काम बिल्कुल जाए, कोई ऐसी बात हमारे मुंह से न निकले पब्लिक भी जिसको वो पकड़ ले, क्योंकि मीडिया का रोल बहुत खराब है, खासतौर से इलेक्ट्रॉनिक मीडिया जो नेशनल मीडिया है, उसने पहले दिन से कहना शुरू कर दिया कि साहब एक दोस्त दफा 370 हट गई, बाबरी मस्जिद, राम मंदिर भी बन गया, ये रह गया था। मतलब इसे सिर्फ चाहते हैं कि मुसलमानों का इशू बन जाए। उनकी पूरी कोशिश ये है मीडिया के जरिए कि ये सिर्फ एक कम्युनिटी का इशू बन जाए, ये एक कम्युनिटी का इशू नहीं है, पूरे मुल्क का इशू है। इसे हम आगे बहुत कहना चाहिए, मजबूती से कहना चाहिए, हर लगे कहना चाहिए, हर स्टेज से कहना चाहिए कि ये नेशनल इशू है। हम इसे नेशनल इशू समझकर ही मान रहे हैं और उसी तरह चल रहे हैं, उसी पर हमारी लाइन ऑफ एक्शन तय होगी, लाइन पर तय होगा।
मैं समझता हूँ कि सारी बातें आ गई और कोई बात नहीं आएगी, बाकी रखेंगे। अभी हम लोगों ने एक ड्राफ्ट एक तैयार हुआ है जो लॉ कमीशन को जाएगा। मैं सबसे पहले मंसूर साहब और उनके जितने साथी हैं जो इस ड्राफ्ट की कमेटी में थे, चाहे हमारी दीक्षित साहब हों, कमाल साहब हों, आज मोहम्मद साहब हों, डॉक्टर इमार साहब हों, बहुत लोग थे, सिकंदर साहब भी थे, उसमें शाह आलम साहब ने शामिया पाए, 7-8-12 लोग थे, उन्होंने बड़ी मेहनत करके ये ड्राफ्ट किया है तैयार, बहुत मेहनत की। एक मतलब क्लियरिंग करके इन लोगों का शुक्रिया वो किए मंसूर साहब उन्होंने पूरी मेहनत से किया है। मंसूर साहब अल्लाह की दरखास्त आगे उर्दू में तर्जुमा करके इसका बता दें। मैं इंग्लिश में इसका तर्जुमा करके बता रहा हूँ, इंग्लिश का फायदा ज्यादा नहीं होगा। इसमें शुरू में यही कहा है कि जो लॉ कमीशन ने जो राय मांगी है उसमें हम अपनी राय दे रहे हैं। तो ये कहा है कि जो यूनिफॉर्म सिविल कोड है उसको आप आर्बिट्रेरी मतलब जबरदस्ती या किसी पर थोप नहीं सकते, क्योंकि वो कवानीन हमारे सिविल कवानीन है, हमारे अपने रोजमर्रा की जिंदगी का कवानीन है, शादी है, ब्याह है, निकाह है, वो अपनी कम्युनिटी के अपने रिलीजियस जो राइट्स है उनके हिसाब से होते हैं, उसमें दखल अंदाजी किसी तरह की यूनिफॉर्म सिविल कोड के नाम पर नहीं होनी चाहिए। फिर दूसरा ये कहा है कि हमारे मुल्क के अंदर जो खूबी है कि यहाँ पर्सनल लॉज हैं, सबके अपने अपने लॉज हैं, हिंदू है तो उनकी कोड भी बन गया, उनके और हैं, सिखों का है, ईसाइयों का है, पारसी है, बुद्धिस्ट है, ऐसे ही मुसलमान है, उनका भी इसी तरह पर्सनल लॉ है और पर्सनल लॉ की अहमियत दी जाती है कोर्ट में भी और वैसे भी होती है। तो लिहाजा वो पर्सनल लॉ ऑलरेडी बने हुए हैं और ये हमारे मुल्क की खूबसूरती है जो बची रहनी चाहिए। फिर दूसरा ये कहा है कि ये बताइएगा 2016-2018 में इसी नौयत की एक एक्सरसाइज हो चुकी है, पहले हो चुका पूरे मुल्क के अंदर, और उस कमीशन ने अपनी रिपोर्ट दी और उस कमीशन की रिपोर्ट में यह आया कि डिजायरेबिलिटी और फिजिबिलिटी ये प्रैक्टिकल भी नहीं है, इम्प्लीमेंट नहीं हो सकता, दूसरा ये संभव भी नहीं, डिजायरेबल नहीं। तो उसको जब मुस्तरद कर दिया तो ये बताइए दोबारा ये एक्सरसाइज की जा रही है, बहुत बड़ा सवाल है हम पूरे मुल्क के सामने, क्यों की जा रही है, क्या ईमा है, इस वजह से की जा रही है। फ्यूटाइल एक्सरसाइज है, बिना वजह टाइम भी खराब होता, पैसे भी खत्म होंगे लोगों के, कमीशन के तो होंगे बहुत बड़े पैमाने पर पैसे खत्म, एनर्जीज जाए होंगी, तो इसको बिना वजह करने से कोई फायदा मुल्क को होने वाला नहीं। वही आखिर में यही कहा है कि ये जो यूनिटी है हमारी, जो डाइवर्सिटी की यूनिटी है, कसरत में बेहतर का जो तस्वुर है इस मुल्क का, कि भाई मेजोरिटी होते हुए जो उसमें यूनिटी उसी में है, मतलब जो हमारी यूनिटी इन डाइवर्सिटी, मतलब जो मुख्तलिफ कौमें हैं, मुख्तलिफ मज़ाहिब हैं, मुख्तलिफ कल्चर हैं, कस्टम्स हैं, ये हमारी खूबसूरती है इस मुल्क की। जब हमारा प्रधानमंत्री बाहर जाता है इस मुल्क से तो क्या कहता है, अपनी सभ्यता कहता है कि हमारी सभ्यता सबसे अलग है, हमारी सिविलाइजेशन सबसे अलग है, हम दिल बड़ा करके रहते हैं, सबका साथ, सबका विश्वास, सबका विकास। तो वो नारा जब हम देते हैं दुनिया में जाते हैं तो हिंदुस्तान में भी तो नजर आना चाहिए, उसमें क्यों इस तरह की बात की जाए। तो इसलिए मुल्क के लिए भी दिक्कत है, लेकिन मुल्क की जो हालात, हम मुल्क वो नहीं जो 200 साल पहले था या 500 साल पहले था, आप क्रिटिकल पीरियड में ले जाना चाहें मुल्क को तो कैसे काम चलेगा, दुनिया कहाँ से कहाँ पहुंच रही है, उस तरह सोचिए। तो इसलिए ये भी कहा है कि इसमें आप इसको मुल्क बचा रहेगा तो ये सब है जो लॉ कमीशन को जाएगा, तो आप लोगों की इसमें राय भी आ जाए। तो वही टाइम तो हो गया, लेकिन टाइम पे तो दोबारा बदल सकते हैं, अगर कोई चीज लगी रह गई हो तो बात कीजिएगा, बता दीजिएगा, मैं समझता हूँ ये बात आगे होगी कि लेटर जा रहा है लॉ कमीशन को दिल्ली स्टेट कोऑर्डिनेशन कमेटी की तरफ, आप सब लोगों की तरफ से, दिल्ली स्टेट कोऑर्डिनेशन कमेटी का मतलब सब लोगों की तरफ से एक लेटर जा रहा है जिसमें अपने एहसास को बताया और उसके बाद फिर एक परफॉर्मा बना है, उस परफॉर्मे पर सब लोग किस तरह से इलेक्शन कमीशन को लॉ कमीशन को भेजना है, तो इंफरानी तौर पर भेजना होगा, वो बता देंगे, बात उमर साहब बता देंगे या मुझे साहब बता देंगे वो परफॉर्मा क्या है और किस तरह से आप वहाँ तक पहुँचाना है उनसे। क्योंकि 15 लाख स्टेट है, उसका नर्म बता देंगे कैसे होगा, ज्यादा से ज्यादा तादाद में जाना चाहिए,
ठीक है, ये फ्यूटाइल एक्सरसाइज हम मान रहे हैं, लेकिन एक्सरसाइज है, वो तो कर रहे हैं। तो एक्स पार्टी भी नहीं होना चाहिए कि आप नहीं गए कोर्ट में, कहा नहीं, आपको तो फैसला हो गया कि आप कोर्ट में नहीं आए, तो हमारे ऊपर ये इल्जाम नहीं आना चाहिए, आपको तो राय नहीं, तो हमें राय तो देनी है। इस मुल्क में जो हमसे कहा जाएगा वो करते जाएंगे इंशाल्लाह, जब तक करते जाएंगे, जब तक अल्लाह का हाथ तक आएगा। सरप्लस यहाँ पर माशाल्लाह मौजूद है, मीटिंग हुई, नौमानी साहब और बहुत सारे लोग वहाँ पर मौजूद थे और बाकायदा इस चीज़ को लेकर के जिस तरह से मैं देख रहा हूँ भ्रम पैदा करने की कोशिश की जा रही है। लगातार हम वीडियो, बहुत सारी मैसेजेस वगैरह हम लोग लगातार देख रहे हैं व्हाट्सएप वगैरह पे, लोग कह रहे हैं कि अगर आप लोग निकलोगे या मीटिंग्स वगैरह करोगे तो कहीं ना कहीं ये बेचैनी आपकी जाहिर होगी और बेचैनी का फायदा बीजेपी को मिलेगा। तो मैं जानना ये चाहूँगा, हमारे सदर साहब और तमाम यहाँ पर बहुत ज़बरदस्त शख्सियतें बैठी हुई हैं, तुगलकाबाद एक्सटेंशन से माशाल्लाह डॉक्टर बूढ़ा खान साहब, हमारे महबूब सलमानी साहब, हबीब साहब जो कि अरबिया मस्जिद के सदर साहब हैं, इमाम साहब और आबिद साहब और तमाम दीगर लोग माशाल्लाह दूर दूर से मुस्तफाबाद से अलग अलग गाँव से यहाँ आए हैं, हाजी आकिब साहब आए हैं। तो मैं इन लोगों के सवालात जो लगातार हमारे जानने वालों के सवालात, जब मैंने लोगों को इंफॉर्मेशन देने की कोशिश की कि आप लोग मीटिंग में चले, बहुत सारे लोगों के सवाल रहे कि ऐसी मीटिंग से कहीं ना कहीं आप बीजेपी को मजबूत करें। तो मेरा मकसद ये है, क्या हमें वाकई चुप बैठ जाना चाहिए? क्या हम इस तरह की मीटिंग्स करके अपने लोगों को अवेयर भी ना करें? क्या उन लोगों की मंशा खामोश होकर के हम लोग देख रहे हैं ऐसी है? अगर ये मंशा है तो मैं समझता हूँ कि जायज नहीं है। और ये मीटिंग को बुला करके इस तरह से बारिश में और उतना वक्त यहाँ पर आप लोगों ने निकाला है, तो यह रफल जिंदादिली की निशानी है। और ऐसी मीटिंग हो करके लोगों को अवेयर करना और जो मसला तैयार हुआ है उसके बारे में लोगों को बताना, जैसा कि इरफानुल्लाह खान साहब ने बहुत ज़बरदस्त तरीके से हम सभी को बताया कि किस तरह से हम लोगों को फिक्र करनी चाहिए कि जिस तरह से एक सरकार सिर्फ और सिर्फ अपने इलेक्शन को लेकर के, चाहे वो कोई भी कम्युनिटी हो, उसको दांव पर लगाने को तैयार है। सवाल हमारा ही नहीं है, सिर्फ मुस्लिम कौम का ही हो, अगर मुस्लिमों को ही इस तरह से वो दिखा रहे हैं, अगर जो लोग वहाँ विरोध कर रहे हैं तो वो मुस्लिम नहीं है भारत, और भी जातियाँ हैं जिनको इससे परेशानी होगी, लेकिन उनका मकसद सिर्फ और सिर्फ सवाल खड़ा करना है और उस सवाल से बेचैन होकर के लोग अफरा तफरी का एक माहौल पैदा हो और उनका जो एक तरह से पोलराइजेशन का इरादा जो है वो वाकई उनका इरादा है ये। लेकिन खामोशी से देखते रहना भी हमारा नहीं होना चाहिए कि हम लोग खामोशी से देखते रहें। जो हम लोगों से बन पड़े, हम अपनी कौम को फिक्रमंदी के तौर पे हम अपनी कौम को जिंदा रखें, अपनी कौम के बारे में कौम बताएं कि हम लोग क्या करने वाले हैं। अगर 22 तारीख के बाद कोई ऐसा फैसला आता है तो हमें करना क्या चाहिए? हमारे सरपरस्त जो बैठे हुए हैं डॉक्टर इरफानुल्लाह खान साहब और हमारे फकीर अली साहब, तमाम जो जिम्मेदार है माशाल्लाह वो बताएंगे। अभी मेरा मकसद सिर्फ ये है कि यहाँ पर हम लोगों का आने का भी मकसद है। हमारा मकसद 14 तारीख के बाद में जो अगर मामला सामने आता है हमें फेस इस तरह से करना है। अलग अलग इलाकों से जिम्मेदार आए हैं, उसको किस तरह से वहाँ पर अपनी बात लोगों तक पहुँचानी है, मेन मकसद ये है। मैं अगर आपकी इजाज़त से मैं चाहूँगा हमारे औरंगाबाद क्षेत्र से जबरदस्त शख्सियत यहाँ बैठी हुई है, अगर आप कहें तो मैं उनको दावत दूँगा कि डॉक्टर दूल्हा खान साहब से जो है गुजारिश करूंगा कि वो भी करना पास हो। डॉक्टर दूल्हा इरफानुल्लाह साहब बता ही चुके हैं, कमर अहमद साहब बता ही चुके हैं, रफी अहमद जैलवी साहब बता ही देंगे और लोग भी बता देंगे जो इस पर हमें करना चाहिए। ऑब्जेक्शन तो करना ही करना चाहिए, क्योंकि वो लोग लागू करके रहेंगे।
इलेक्शन आ रहा है तो उनको तो ये चाहिए ही चाहिए कि हम एक कम्युनिटी को किसी तरह से डाउन करें। उनका मकसद हमारी कम्युनिटी को डाउन करना रहता है। अगर आपकी इजाजत हो तो मैं इस लीग से हटकर एक बात कहना चाहूंगा, अगर आप मेरी बात सुने 2 मिनट के लिए, तो केवल 2 मिनट लूंगा। हमारे संगम बिहार कब्रिस्तान कमेटी से महबूब सलमानी साहब हैं, जो कि 27 सालों से कब्रिस्तान को देख रहे हैं। लॉकडाउन के बाद में हॉस्पिटलों के अंदर हमारी आबादी कम करने के लिए हमारी बहन बेटियों के साथ में उस बच्चे को खत्म किया जा रहा है, उनकी नस काटी जा रही है। इस पे आप लोगों को जरूर ध्यान देना चाहिए। बिल कोर्ट को ऑब्जेक्शन करना चाहिए, हम इसके समर्थन में हैं। लेकिन उसके साथ साथ एक संगम बिहार की मुस्लिम आबादी बहुत बड़ी आबादी है। यहाँ के सरमाएदार जो लोग हैं, खाते पीते लोग हैं, वो उनकी तरफ नहीं देखते कि हमारी आबादी क्या हो रही है। हमारी 60% आबादी नशे के उसमें चूर हो चुकी है, उस पर कोई ध्यान नहीं देता। इस बातों पर हमारी नस्ल बर्बाद हो रही है, उस पर ध्यान देना चाहिए। कमर साहब, जितना भी हो सके हमारे यहाँ संगम बिहार के लोग और भी, हमारे अब्दुल हमीद साहब हैं, इमाम साहब और भी लोग आए हुए हैं, जितना हमसे मदद हो सके, जितना हमसे सहयोग ले सके, हम आपके साथ हैं। महबूब सलमानी साहब का नाम आया है, तो वो भी 2 बातें महबूब सलमानी साहब, वो भी मतलब प्यार जिस तरह से पूरा खाता सामने रखा है, हम इस खाते पर सहमत हैं। हमें अपनी बात देनी चाहिए, हमें अपनी राय को देना चाहिए। हालांकि हर प्रांत के अपने अलग अलग मसले हैं। इंशाअल्लाह उम्मीद ये है लाठीचार्ज से कि हर प्रांत अपनी इस बात को उठाएगा, तो हमें इस पर ज़्यादा ना कोशिश करके वही लोग ज़्यादा इस पर वो करेंगे, मगर हमें अपने काम को पूरा करना चाहिए और हुकूमत में हमें अपनी राय को पहुंचाना चाहिए। पर मैं इस नहीं कहूँगा। भाई ने जो है नशे के ताल्लुक से भी एक बात कही थी। मैं आपको अर्ज करूँ कि ओखला के अंदर जो है इस पे देखिए कोऑर्डिनेशन कमेटी की तरफ से जो है कार्रवाई की जा रही है, लोगों को अवेयरनेस जगाई जा रही है और जो है लोगों से मिला जा रहा है इसलिए कि हमारी कौम जो है नशे के ताल्लुक से जागरूक हो जाए और जो है इस लानत से अल्लाह ताला पता जो है सबको छुटकारा जो है आपको दिला दे, खास करके हमारे नौजवानों को। मैं इससे पहले के मौसम जनाब शफी देवी साहब से कहूँ, डॉक्टर मसूद साहब यहाँ मौजूद है, मैं डॉक्टर मसूद साहब से कहूँगा आप भी जानते हैं कि ये एक तरह का जिन, एक भूत है तो सरकार ने अपनी बोतल में बंद कर, जब उसे जरूरत होती है। मुझे याद आया बीच में तो वो वहाँ पे जमाने में 30-40 साल पहले में देखता था तो पाबंदी रखी, एक सफेरा नाम लपेट के चलता था पूरे करोड़ बाग पे, मान करता हो ऐसे डरा डरा के मारा, लोग उसे जल्दी से पैसे देते, उसके पीछे पीछे जाता। जो लोग कभी वहाँ गए उन्होंने देखा होगा, मैंने देखा कि मैं वहाँ ऐसा करता हूँ। तो क्या करता था, नाक को जब जमा दिया दूसरा ये वोट नहीं मारने का, आप भी जानते कोई नई बात नहीं कहना। लेकिन एक बात और भी है, ये याद दिलाना हूँ आपको, ये भी सब आप जानते हैं, ये 100 साल पुराना प्रोग्राम, ये RSS का प्रोग्राम, इनका ये प्रोग्राम है कि शरीयत के मुसलमान को मत चले, इसे अपने निज़म को कन्वर्ट करने का प्रोग्राम, सारा खेल उस चीज का है। हम तो सिर्फ वोट का समझते हैं, लेकिन मैं देखता आ रहा हूँ तो समझ रहा हूँ, मैंने बड़ों से भी ये सुना है कि ये कोशिश ये करते हैं कि किसी तरह से मुसलमान अपनी सकाफत, अपनी तहजीब, अपना मजहब, सब कुछ खौफ से, डर से, किसी से, अदालत से हमारे साथ दूसरे नंबर में आ जाए, सब करते हैं। ये एक तरह की पॉलिसी इसलिए, ये सिर्फ इसलिए का इसी का काम नहीं है कि साथ तलाक का हो गया, अदाने का हो गया, इसका हो गया, उसका हो गया है।
कि तुम अपने घर के काम है, हम तो जो अल्लाह का पॉपुलर जरिए पे चलेगा तो क्या मोदी से डरेगा और क्या सरकार से डरेगा, ये हमारे जाति काम कुछ भी नहीं होगा अगर हम अपने मजहब पे जाएंगे। तो ये आखिर में बस ये कहता हूँ, मैंने कहा था मुफ्ता से बात करूंगा कि मैं भूल भी जाता हूँ कि हटाश में बजा दीजिएगा तुम्हारा तो मैं ये कह रहा था कि हम ये ना समझे कि ये सिर्फ हमारा ये सामने जो दिखाया जा रहा है सिर्फ यही है, इसके पीछे की जो तस्वीर है जो हमारी नस्लों से तक आने वाली है उसके लिए पेशबंदी करना हमारी जिम्मेदारी है। और मैं आप सबको मुबारक देता हूँ, मुस्तकीम को देता हूँ कि आप लोगों ने कदम उठाया, अल्लाह ताला हम सबको कामयाब। अभी जो सिविल कोड जो हमारा एक कानून आ रहा है, बहुत सारे हम लोग जितने यहाँ पे बैठे किसी को पता नहीं कि इसमें चेंज होने के बाद हमारी डेली लाइफ में क्या चेंज हो। हम लोग जितने बड़े बहुत सारे लोगों को नहीं पता हो और अवेयरनेस भी नहीं है। बट एक डर जो हमें डराया जा रहा है कि सिविल कोड आ जाएगा तो मुसलमानों पे बहुत ज्यादा परेशानी आ जाएगी। हालांकि ऐसा बहुत जेन्युइन ये बात ऐसी है नहीं कि मुसलमानों पे ही आएगी, हालांकि पूरे देश में है। तो मेरा मसला ये है सर आपसे अमर भाई आप बदल कि हमें एटलीस्ट जो पॉइंट हमारी डेली लाइफ में चेंजेस आएंगे सिविल ये कानून आने के बाद वो पता ही नहीं, तो उस पर एटलीस्ट मजबूत बनाया जाए। अल्लाह का क्या दिया हुआ हमारे पास एक मीटिंग है जो हर जुम्मे को होती है, हर मस्जिद में होती है, उसमें एटलीस्ट मस्जिदों से ऐलान बताया जाए लोगों को कि वो प्लाट का करें, ये जो भी चेंजेस है उससे हमारी लाइफ में क्या चेंजेस हो। मतलब उससे अगर हमें दरअसल आप देखें कि बहुत सारे लोग सीधे साधे मुसलमान को पकड़ लेते जिसे कुछ पता ही नहीं, ना ही टोटल डांस कराटे के बारे में पता है, ना ही उसको सिविल कोड के बारे में पता है, ना ही मुस्लिम लॉ के बारे में, ना तो उसके शरीयत के बारे में पता है। तो अवेयरनेस नहीं, पहला मतलब आपसे इतनी रिसर्च कि आप एटलीस्ट अवेयरनेस के लिए एक मजमून तैयार करें ताकि लोगों को, और जो मैंने बताया कि आप जुम्मे के माध्यम से वहाँ का हमारे मस्जिदों में होते हैं, तो उन लोगों को भी अगर मैसेज पहुँचाएंगे कि अवेयरनेस होगी क्या चीज़ है क्या चीज़ नहीं है, क्या उसमें चेंजेस होगा हमारे यहाँ क्या नहीं होगा। और ये जो हम प्रैक्टिस कर रहे हैं जरूर ये इंशाल्लाह सभी करें, और हम लोग भी गलत जिम्मेदारी लेते हैं कि हम अपने यहाँ से भी ये अब तक एप्लीकेशन पहुँचाएंगे, आप लोग बता दीजिएगा तो हम पहुँचाएंगे, ये बस सही है। जी सर बताइए। हाँ, मुझे इरफानुल्लाह कहते हैं, मैं कन्वेनर हूँ दिल्ली स्टेट पार्टीशन कमेटी, और उसी की मीटिंग है, मुशावरती मीटिंग हमने रखी थी यूसीसी को लेकर कि लॉ कमीशन ने राय मांगी है पूरे मुल्क से, तंजीमों से, इंडिविजुअल से, तो हमारी भी जिम्मेदारी है एक मुल्क के शहरी होने के नाते कि हम भी अपनी राय रखें। तो हम डिफरेंट इलाकों में मीटिंग्स कर रहे हैं और वहाँ राय बना रहे हैं कि क्या राय आनी चाहिए इस पर, क्योंकि ये मामला बहुत पेचीदा मामला है और बहुत दिन से लटका हुआ है और हमेशा इसकी सुनवाट होती है जब आ रहा है और जब जा रहा है। तो लिहाजा भी इस मरतबा ये लॉ कमीशन ने फिर राय मांगी है। 2016-2018 में भी ये राय मांगी थी और उस वक्त उस राय में ये आया था कि इसकी ज़रूरत नहीं है, ये डिज़ायरेबल भी नहीं है, फीजेबल भी नहीं है। तो मुझे लगता है कि वो राय बहुत सही थी उस वक्त। इस लॉ कमीशन को भी यही राय देनी चाहिए। हमारी ये ख्वाहिश है कि ये मुल्क ऐसा मुल्क है जहाँ पर मुख्तलिफ मज़ाहिब, मुख्तलिफ धर्म के लोग हैं, मुख्तलिफ कस्टम्स हैं, ट्रेडिशंस हैं, रस्म रिवाज अगर बदल जाते हैं जरा सी दूर पर, तो जब जिस मुल्क के अंदर इतनी विभिन्नताएँ हों और यूनिटी इन डाइवर्सिटी का जो फार्मूला है यहाँ वो बना रहना चाहिए। इसलिए ज़रूरी था कि हम अपनी राय बनाएं और लोगों से मशवरा करें। अच्छा, आज जो ये मीटिंग जो मुनाकिद की गई है तो ये खास मुसलमानों को ही बुलाया गया है या सभी धर्मों के लोगों को बुलाया गया? देखिए, इस वक्त तो अभी हमने इस वक्त को बुलाया तो हमने सबको है, लेकिन ये खुसूसी तौर पर जो लोग आए हैं वो तो ज़्यादातर मुस्लिम ही हैं इसमें। और क्योंकि ये देखिए इस मुल्क के अंदर डिफरेंट कास्ट, डिफरेंट मजहब, डिफरेंट धर्म वो सब हैं, उनकी तंजीमें हैं अपनी। तो ये तंजीम जो हमारी है ये हालांकि इलाकाई तंजीम है, इसमें हिंदू मुस्लिम के कैद नहीं है, तो हम तो इस तरह समझते हैं। लेकिन ये बाय एंड लार्ज ये मुस्लिम्स की एक
गैदरिंग थी, क्योंकि उन्हें भी अपनी राय रखनी थी, क्योंकि मुसलमान भी एक एंटिटी है इसमें के अंदर, एक समूह है। जिस तरह सिख हैं, क्रिश्चियंस हैं, पारसी हैं, बुद्धिस्ट हैं या गैर मुस्लिम हैं, हिंदूज हैं, तो उसी तरह का एक ये भी है, हम अपनी राय दे रहे हैं कि इलेक्शन कमीशन। थैंक यू।